ओके ओके सो यूनिट 5 टुडे वी विल स्टार्ट। यूनिट 5 के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम लोग पहले कवर कर लेंगे। ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल वर्क रिसर्च। इसका मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? वी हैव डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ सोशल वर्क प्रोसेस में वेरियस मेथड हम लोग यूज करते हैं जिनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 6 मेथड है। ओके 3 प्राइमरी हैं, 3 सेकेंडरी हैं। और 3 प्राइमरी कौन कौन से हैं बताइए, और सेकेंडरी कौन कौन से हैं? आपका रिवीजन होता चलते चलेगा ऐसे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्रॉब्लम, करेक्ट है। सो दिस इज द सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल वर्क रिसर्च इज द मेथड। सो कौन सा मेथड है? ये प्राइमरी मेथड है और सेकेंडरी। यू शुड नो अबाउट दिस आल्सो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल वर्क रिसर्च जो है किस प्रकार का मेथड है, प्राइमरी मेथड है या सेकेंडरी मेथड है। केस ग्रुप वर्क कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आर द प्राइमरी मेथड एंड करेक्ट सोशल सोशल केस वर्क प्राइमरी मेथड, सोशल ग्रुप वर्क प्राइमरी मेथड, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी मेथड। सोशल एक्शन वी हैव डिस्कस secondary method, social work research is the secondary method, and later we will discuss about the social welfare administration, that will be also the secondary method. So these three are the secondary method. okay, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं। ओके बिल्कुल, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट विल बी द सेकेंडरी मेथड। ओके तो यहाँ पर आपका ये बेसिक हो गया कि सोशल वर्क रिसर्च क्या है, एक मेथड है। और इस मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? एनीबडी? बिकॉज वी हैव अदर मेथड आल्सो लाइक सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन। देन व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड for social work process? Anybody can tell? We have so many methods, like total 6 method are these are the primary secondary method. Then why we are focusing on particular social work research method? Good evening, very good evening. Finding new fact, okay, for the investigation purpose. Okay, or anybody? What is the relevance of this social work research? As we have other method also, we can also solve the problems, like हम individuals problem को solve करने के लिए केस वर्क है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सोशल ग्रुप वर्क है, और बड़े स्केल के लिए सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल एक्शन। देन हियर वी कैन यूज दिस सोशल वर्क रिसर्च टू फाइंड सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, डेवलप न्यू कंसेप्ट एंड थ्योरी। समथिंग न्यू करने के लिए, अच्छा समथिंग न्यू करने के लिए, और एनीबडी? फॉर एस्टेब्लिशिंग द न्यू टूल्स टेक्निक। ओके ओके सो बेसिकली जो रेलेवेंस है इस मेथड का, अगर हम रेलेवेंस की बात करें, सो वी हैव अदर 5 मेथड बट स्टिल वी आर स्टडिंग दिस आल्सो, बिकॉज अदर जो मेथड है वहाँ पर हमको प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, डिटेल में पता होता है। सो वी कैन यूज सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क। ओके समटाइम्स वी हैव प्रॉब्लम, उसका जो नेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली तरीके से। वी कैन सी इन द सोसाइटी, वी कैन सी इन द कम्युनिटी, लोगों से बात करके वहाँ पर हम अदर मेथड यूज कर सकते हैं। व्हेन वी डोंट नो अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी कम्युनिटी के अंदर ओके कोई डिजीज को लेकर के, या मान लीजिए हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के कोई प्रोग्राम चलाना है गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई वेलफेयर एजेंसी है, कोई एनजीओ है, उसको किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है इस पर्टिकुलर सोसाइटी में। ओके
तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग, उस कम्युनिटी के लोग क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं करेंगे, बिकॉज देयर आर सो मैनी रीजन लाइक cultural factor also, ethnicity factor, religious factor also. So maybe जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है या फिर किसी एनजीओ के द्वारा, हो सकता है कि लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, जो सरकार के द्वारा एनजीओ के द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है या कोई पॉलिसी प्रोग्राम दिया जा रहा है वहां तक. सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द कल्चर and the religion and their social aspect, their economic aspect of community, so that we can understand about the people, about the society, about the community. Okay. सो व्यूज रिसर्च, उसके लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी कम्युनिटी के बारे में. ओके, किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार की सोसाइटी है, किस चीज़ों को अपोज करते हैं, उनका कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वे ऑफ लाइफ कैसी है. ओके, किस प्रकार की इनको जरूरतें हैं, उसको जानने के लिए पहले हम लोग स्टडी करें, तभी उनकी हम हेल्प कर पाएंगे सही मायने में. अदरवाइज अगर कोई पॉलिसी या प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं तो हो सकता है लोग उससे बेनिफिटेड ना हो, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, वे ऑफ लाइफ अलग हो सकती है. राइट. कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी हेल्थ को लेकर के कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन उस कम्युनिटी के लोग जो है उस हेल्थ प्रोग्राम को एक्सेप्ट ही नहीं करते. उनका ऐसा मानना है कि उनका जो तरीका है पुराना तरीका है, ओके, मेडिसिन का जो उसी को फॉलो करते हैं लोग. जो एलोपैथिक या जो नई मेडिसिन होती है, जो ओके मॉडर्न मेडिसिन, उनको वो यूज नहीं करते या उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनके कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम जो भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द कल्चर, वी हैव टू स्टडी द कम्युनिटी, उनकी लाइफ स्टाइल को स्टडी करना, वो किस प्रकार से रहते हैं, किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उनका ट्रेडिशन कल्चर किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किसको रिजेक्ट करता है. सो वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट दीज थिंग्स. इसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं, उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, समझते हैं. ओके. सो दिस इज द रीजन, दिस इज द रिलेवेंस ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, कि पहले हम समस्या के बारे में जानते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ओके. उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि किस प्रकार की टेक्निक के माध्यम से हम इंटरवीन करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम है, पॉलिसी हम बना सकते हैं इनके लिए, कैसे इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा लोगों को. ओके. तो वहाँ पर हम लोग सोशल वर्क रिसर्च का यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ताकि सही मायने में हम उनकी समस्याओं को सॉल्व कर पाए. ओके. तो ये बेसिक आपका हो गया सोशल वर्क रिसर्च के बारे में. प्रॉब्लम कई प्रकार की हो सकती है. आप ओके, जैसे कि बच्चों को लेकर के चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटी चलाना है, ओके, चाइल्ड लेबर को लेकर के, ओके, वीमेन वेलफेयर के लिए, या फिर जो वनरेबल सेक्शन होता है, SC ST OBC या किसी भी कैटेगरी जो वनरेबल सेक्शन है, उनके जो इशू होते हैं उसको लेकर के स्टडी करना. ओके. जेंडर रिलेटेड इशू होते हैं उसको लेकर के स्टडी करना. तो स्कोप जो है काफ़ी होता है. हम रिसर्च तभी करते हैं जब हमको इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, या इश्यू के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, उसको उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं. ओके, रिसर्च करते हैं. सोशल वर्क रिसर्च कितने प्रकार की होती है, एनीबडी? नेचर ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, या बोल सकते हैं कितने मेजर अप्रोचेज जो हम यूज करते हैं सोशल वर्क रिसर्च में. क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड. तो जनरली जो मेजर अप्रोचेज यूज करते हैं या जो मेथड होते हैं इसके तीन होते हैं. एक तो होता है आपका क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, और तीसरा होता है मिक्स मेथड, जहाँ पर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों यूज कर लेते हैं. ओके. तो ये तीन अप्रोच जनरली सोशल वर्क रिसर्च में हम यूज करते हैं. ओके. क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, बताइए. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर एन लिखा है ना, क्वांटिटेटिव, जहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा होता है, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, वहाँ पर हम जनरली क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करते हैं. डिडक्टिव, ओके, हाँ करेक्ट है, डिडक्टिव है. Focus on explaining phenomena by collecting data. Okay. And anybody?
अच्छा ये बताइए कि ये जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है किस में हम बनाते हैं, क्वांटिटेटिव में या क्वालिटेटिव में? ऑब्जेक्टिव, ओके, जनरलाइज करते हैं, डिडक्टिव मेथड होता है यूज, राइट? इट्स अ न्यूमेरिक और नॉन, देखिए किसी प्रकार का डेटा हो सकता है, कभी कभी डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिक नहीं होता है, लेकिन उसको हम वेरियस स्केल के माध्यम से उसको न्यूमेरिकल डेटा बना लेते हैं। तो इस क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि डेटा जो दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव में। ओके, क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस बनता है। ओके, क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं रिलेशन निकालते हैं, ये जो चीज़ ऑलरेडी से थ्योरी बनी हुई है उससे कंपेयर करते हैं, रिलेशन निकालते हैं वेरिएबल्स के बीच में, फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पर हाइपोथेसिस डेवलप होता है। ओके, क्वांटिटेटिव रिजल्ट यूटिलाइज एम्पिरिकल मेथड टू टेस्ट हाइपोथेसिस, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका एक क्वांटिटेटिव हो जाता है। अगर हम बात करें वहीं पे क्वालिटेटिव की, यहाँ पर बेसिकली फोकस होता है नंबर्स पर। इन जनरली अगर एग्जाम में आए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, सर्वे करके या कोई सर्वे के माध्यम से या कई प्रकार से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सर कोडिंग करके क्वांटिटेटिव डेटा बनाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि जो डेटा हम लोग जैसे कि फील्ड वर्क से जो डेटा कलेक्ट किया उसको हम नंबर्स में या कोडिंग करके या फिर स्केल के माध्यम से उसको नंबर दे देते हैं ना, 1 2 3 4 5 करके उसको। ओके, कि इसके मान लीजिए कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या व्यू है, तो आप उसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो स्केलिंग करके हम उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ओके सर, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव समझा दीजिए, बिल्कुल समझाएंगे एक एक करके। ओके, और एनीबडी? नेक्स्ट, हाँ, क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है? data could be collected from counselors using the survey question, बिल्कुल करेक्ट। एंड व्हाट इज द क्वालिटेटिव डेटा? एक्सप्लोर करते हैं। ओके, यहाँ पर वेरियस किसी भी फिनोमेना के बारे में वेरियस एस्पेक्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर फोकस नंबर्स पे नहीं होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स पे होता है। ओके, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम जनरली क्वालिटेटिव को यूज करते हैं, किसी समस्या के बारे में उसको जानना, एक्सप्लेन करना, ओके, एक्सप्लोर करना। इसका नेचर एक्सप्लोरेटरी होता है काइंड ऑफ, जिसमें हम वी स्टडी द बिलीफ, वी स्टडी द व्यू ऑफ पीपल्स। ओके, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। देखिए जैसे जो स्टडी सोशल वर्क में की जाती है तो जनरली वो आपकी क्वालिटेटिव ही होती है, कि हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, राइट? जैसे कि मान लीजिए आप किसी ट्रैवल एरिया में जा रहे हैं, राइट? वहाँ पर किसी प्रकार की स्टडी करनी है तो उसके लिए आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, वो किसी भी चीज़ को लेकर के क्या समझते हैं, उनका क्या व्यू है। ओके, उस सब चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। आप इसमें लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, उसके पर्सपेक्टिव को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपका आता है क्वालिटेटिव में, बिल्कुल करेक्ट है। सभी ने मास्टर्स में फील्ड वर्क किया होगा। ओके, तो उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव मेथड्स, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है और कैसे चीज़ों को हम समझते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को जो लोग फेस कर रहे होते हैं। ओके, तो आपका वो क्वालिटेटिव कहलाता है। मिक्स्ड में मतलब जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोर द डिफरेंट एस्पेक्ट, फातिमा, एंड मीनिंग मॉनिटरिंग विच प्ले अ रोल इन रिड्यूसिंग दी। हाँ, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दिया हुआ है, कि कैसे हम जो है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर्स कि जब वो काउंसलिंग देते हैं पेशेंट्स को, तो जब ज़्यादा पेशेंट को काउंसलिंग देते देते जो है वो बर्नआउट फील करते हैं, मतलब फिजिकली मेंटली वो थक जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो जो क्वालिटेटिव में अगर इसी एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो कितने प्रकार के वेरियस एस्पेक्ट हो सकते हैं जहाँ से जो है डॉक्टर काउंसलिंग देने के बाद भी कम बर्नआउट फील करें। तो यहाँ पर हम वो सभी वेरियस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, काउंसलिंग देने के प्रकार को कई तरीके से। तो आपका कहलाएगा क्वालिटेटिव। वहीं पर हम अगर बात करेंगे सेम एग्जाम्पल की, तो वहाँ पर नंबर ऑफ देखते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट या नंबर ऑफ मीटिंग कितनी हो रही है पेशेंट की, जिसकी वजह से डॉक्टर बर्नआउट फील कर रहा है। ओके, तो वो एग्जाम्पल मैंने उसमें दिया था, उसको कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, जहाँ पर समस्या को एक्सप्लोर करने की बात की जाएगी, वो क्वालिटेटिव कहलाएगा।
बातों से रिलीफ फील करवाना, हाँ, कई प्रकार से आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ओके। और तीसरा है मिक्स्ड मेथड, जो इंडक्टिव डायरेक्टिव दोनों होता है। इसमें हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों को यूज करते हैं, जहाँ पर नंबर्स भी चाहिए और साथ ही साथ, जैसे कि माइग्रेशन का एग्जाम्पल मैंने दिया था। माइग्रेशन में हमको ये भी देखना है कि इस कम्युनिटी के कितने लोग माइग्रेट किए हैं, क्या फ्रिक्वेंसी है, किस सीजन में कितने लोग चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और साथ ही साथ क्या क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन। और बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है, मे बी मानसून की वजह से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो पाने की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, या बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकती हैं, तो ये आपके क्वालिटेटिव हो जाएंगे। और नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो लोग जा रहे हैं, फिर फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव कहलाएगी। तो जहां पर हम दोनों मेथड यूज करते हैं वो आपका मिक्स मेथड कहलाता है। ओके। तो ये बेसिक हो गया, इसको डिटेल में समझेंगे अभी। अभी तो थोड़ा जान लिए कि क्या क्या अप्रोच हम यूज करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड। स्टक हो रहा है? इज इट एनी प्रॉब्लम विद नेटवर्क गाइज? नो। ओके। मानी मिश्रा, आप एक बार चेक कर लीजिए, राइट, नेटवर्क इशू नहीं है। सोशल साइंस रिसर्च, सोशल वर्क रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आपको समझना है। ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू वगैरह जो भी देते हैं पीएचडी के लिए। तो वहाँ पर पूछा जा सकता है इसके बारे में। डिफरेंट स्टेप्स इन सोशल वर्क रिसर्च या सोशल साइंस रिसर्च, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कितने होंगे। 9 स्टेप्स, देखिए 9 स्टेप्स जो हैं वो जरूरी नहीं कि 9 है, वो आगे पीछे हो सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्रेम है पूरे के पूरे सीक्वेंस का, वो लगभग एक जैसा होता है। एक एक करके बताइए सभी कौन कौन से होते हैं। भाई सभी लोग आंसर देंगे, सबका आंसर नहीं आता, केवल 2-3 स्टूडेंट है जो बार बार आंसर देते हैं। सो प्लीज सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, और क्या क्या स्टेप्स हैं बताइए। सबसे पहले तो ये है कि हमको समस्या के बारे में पता होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। ओके। प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना, राइट, आइडेंटिफिकेशन, या फोकस करना बेसिकली उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जहाँ से प्रॉब्लम अराइज हो रही है, या प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। इसलिए इसमें बोला जाता है जब भी हम रिसर्च करते हैं तो फोकस हमेशा प्रॉब्लम पे करते हैं, पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं और फिर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए लगे रहते हैं, राइट। उसके बाद आएगा आप, अब जो प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट कर ली है उसके रिगार्डिंग आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि बेसिकली समस्या ये है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टडी हुई है पहले, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, इसका नेचर क्या है, इस पर और किस किस के द्वारा स्टडी की गई है। तो रिगार्डिंग जो लिटरेचर होगा, जो बुक्स होगी, उसको पढ़ेंगे आप, जो लिटरेचर होंगे, आर्टिकल्स होंगे, राइट, वेबसाइट पर जाके देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, हर जगह जहाँ से भी डेटा कलेक्ट हो सकता है, आप उस रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे कि किस प्रकार का प्रॉब्लम है, किस प्रकार की समस्या है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पे और पहले क्या क्या स्टडी हो चुकी है, इसके कोई मॉडल अगर पुराने हैं उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उसको बोलते हैं ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ओके। तीसरा आएगा आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है कि चूंकि प्रॉब्लम हमको पता है तो प्रॉब्लम को हम एक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन बना पाए, उसके रिगार्डिंग हम ऑब्जेक्टिव तैयार कर पाए। ओके। कि ये प्रॉब्लम है, इसको हमको कैसे, क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। सही प्रकार से उसको प्रेजेंट करना, एक इस तरीके से कि उसको हम जो है सही तरीके से, एक तो होता है एक आम भाषा में बोलने से कि ये समस्या है, लेकिन कभी कभी जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वैसी दिखती नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट इन सच वे कि उसको सही तरीके से हम फॉर्मुलेट कर पाते हैं। तो क्वेश्चन तैयार करना उसके रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव तैयार करना। ओके। इसके इसके रिगार्डिंग हाइपोथेसिस तैयार करना, अगर रिक्वायर्ड है तो हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। ओके। फिर है, फिर हम जो है उसके रिगार्डिंग एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं।
रिसर्च मेथोलॉजी, एनालिसिस ऑफ डेटा। हाँ बिल्कुल। मेथोलॉजी का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथोलॉजी? रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन क्या होता है? राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। देखिए हाइपोथेसिस जो है क्वालिटेटिव में बन सकती है अगर रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जनरली क्वालिटेटिव में हम लोग जो है स्टडी करते हैं, उसमें फैक्ट फाइंड करते हैं या फिर हम थ्योरी बनाते हैं, डेवलप करते हैं ना, तो हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइपोथेसिस हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमको कोई ना कोई रिलेशन निकालना होता है कि थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमको बस डिफरेंट वेरिएबल के माध्यम से डेटा कलेक्ट करना है और उससे कंपेयर करके हाइपोथेसिस को प्रूव करना है कि सही है कि गलत है। तो हाइपोथेसिस वहाँ यूज करते हैं जहाँ ऑलरेडी चीजें हमें पता होती हैं या फिर थ्योरी हमको पता होती है, तो वहाँ पर हाइपोथेसिस बना लेते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि सोशल वर्क रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस कम बनाते हैं, अगर रिक्वायर्ड होता है तो बनाते हैं, अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम स्टडी करते हैं। ओके। किस बेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यूज मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का मतलब सिंपल यही है कि वो रिसर्च पे क्या क्या चीजें हम यूज करने वाले हैं, क्या मेथड यूज करेंगे, वो सभी के बारे में। ओके। रिसर्च डिजाइन इज द प्लानिंग फॉर रिसर्च, बिल्कुल। एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च डिजाइन। जैसे कि बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग से पहले एक पूरा स्ट्रक्चर वो बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है, सब कुछ बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पेपर के ऊपर ब्लूप्रिंट। इसी प्रकार से रिसर्च जो आप करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग पूरा एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि क्या क्या स्टडी करेंगे, आप किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सी रिसर्च मेथोलॉजी यूज करने वाले हैं, ये सभी चीजें आपको इसमें लिख लेते हैं। वो आपका कहलाता है रिसर्च डिजाइन। ओके। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसको राइटिंग रिपोर्ट तैयार करना। ओके। अब इसको एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब तो कौन से में से फ्रॉम होता है एग्जाम में आए तो क्या टिक करेंगे, बोथ और ओनली क्वालिटेटिव। नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो है सब्जेक्टिविटी का होता है, डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है आपका। इन जनरली आपका क्वांटिटेटिव में ही यूज होता है हाइपोथेसिस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको और कहीं यूज नहीं कर सकते। ये ऐसा है कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्रेंस बनाना। आप एक काइंड ऑफ पहले सोच के रखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। तो वो चीज़ आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो बना सकते हैं। सर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट स्टेज में करेंगे क्या? नहीं, रिजल्ट स्टेज मतलब क्या? देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है इसको समझ लीजिए। एक थ्योरी होती है ना, टेंटेटिव थ्योरी। ओके। जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं। तो प्रूव कब करेंगे, जब आपके पास पहले से थ्योरी होगी, उससे आप कंपेयर कराएंगे अपने डेटा को, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो आपने रिसर्च किया है। ओके। तो आपका दो प्रकार का हाइपोथेसिस होता है जनरली, जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके। तो इसको आप प्रूव करना चाहते हैं गलत, तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता है। तो जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन इन जनरली सोशल वर्क रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस कम बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बना सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो बना सकते हैं। ओके। डाटा एनालिसिस के पहले या बाद में हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस जो बनाया जाता है वो पहले बनाया जाता है। ओके। जो जो रिसर्च मेथोलॉजी जो होती है, रिसर्च डिजाइन जो तैयार करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, साथ में हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन बनाएंगे कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने आर्टिकल लिखा होगा या आपने मास्टर्स की जो थीसिस लिखी होगी उसमें आपने क्वेश्चन लिखे होंगे चार पांच प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे, और हाइपोथेसिस साथ साथ में डाल देते हैं वहीं पर। ओके। क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव से ही आपका हाइपोथेसिस बनता है। ओके। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन है, ओके, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसी के आधार पर आपके हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं। जो वेरिएबल आप इनमें लेने वाले हैं, उसी वेरिएबल को आप यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल दूसरे के साथ क्या रिलेशन है या नहीं, इस प्रकार से आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सर, उसी के आधार पर। excuse me sir, good evening sir. Actually my question is कि कौन से स्टेज में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, लाइक आपका वॉइस हाइपोथेसिस नहीं आ रहा, हमने थोड़ा सा पहले। क्लियर बोलिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, ये क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस तो हमने पहले
सेट कर दिया, ठीक है, हाँ लेकिन टेस्ट कौन से स्टेज में करेंगे, मतलब हाइपोथेसिस को जो टेस्ट करेंगे ना वो हाँ, कौन से स्टेज में करेंगे, जो आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे वो उसके। सोच में। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ जी, हाँ सर आप बोलिए, मैं क्वेश्चन आप समझ गए हैं ओके शायद। ओके ओके ओके, ठीक है। आपका जो आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप जो है हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। ओके, हाइपोथेसिस का ओके मतलब सर। क्या होता है कि जो आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है जहाँ पर दो वेरिएबल है, आपने दिखाया है कि पहला वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के साथ एक कोई रिलेशन है इसके बीच में। ओके, तो आप वेरिएबल पे पहले स्टडी करेंगे, उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो है फिर आप उस पर देखेंगे कि आपका हाइपोथेसिस जो बनाया हुआ था क्या वो सही है कि गलत है। ओके, वही तो आपकी स्टडी होती है, वही तो आपकी फाइंडिंग्स होती है। फाइंडिंग्स क्या होती है? अब अगर आप हाइपोथेसिस को प्रूव कर देते हैं गलत, दो हाइपोथेसिस बनता है आपका शुरुआत में, नल हाइपोथेसिस। ओके, उस पर आप स्टडी करते हैं और उसको आप गलत प्रूव करना चाहते हैं, ये गलत प्रूफ हो जाता है तो आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो अप्रूव हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद आप हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं कि सही है कि गलत है। ओके, क्लियर? ओके सर, क्लियर, थैंक यू सर। ओके ओके, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे ना इसके रिगार्डिंग हाइपोथेसिस के बारे में, और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे हाइपोथेसिस डेवलप होता है, कैसे बनता है, कैसे टेस्ट होता है। ओके, अभी एक एक करके सभी के सभी स्टेप्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। इसके बारे में बताइए। शुरुआत में जब भी आप आपने थीसिस लिखा होगा, जो लोग मास्टर्स आई थिंक सब लोग कर चुके हैं या जो लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है जब भी आपको रिसर्च करनी होती है या कोई आर्टिकल लिखना होता है? इंट्रोडक्शन, इंटरेस्ट एरिया, आइडेंटिफाई एरिया, इंटरेस्ट एरिया, बिल्कुल। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट एरिया। इंटरेस्ट एरिया का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, मतलब किस चीज़ पर, वो टॉपिक क्या हो सकता है, वो एरिया क्या हो सकता है। जैसे कि कोई कोई माइग्रेशन पर किसी को स्टडी करना है, किसी को चाइल्ड राइट पे स्टडी करना है, किसी को वीमेंस राइट पे स्टडी करना है, किसी को ओके, तो किसी को ट्रैवल एरिया में स्टडी करना है, ट्रैवल लाइफ पर, किसी को हेल्थ पर स्टडी करना है, किसी को एजुकेशन एस्पेक्ट पे स्टडी करना है। तो ये आपके ब्रॉड एरिया हो गए। एजुकेशन अपने आप एक बड़ा एरिया है, हेल्थ अपने आप एक बड़ा एरिया है। ओके, बच्चों के अधिकार के लिए अगर आपको स्टडी करना है तो वो अपने आप में काफी बड़ा एरिया है उसमें। ओके, तो ये आपका इंटरेस्ट एरिया हो गया कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। ओके, वो आपका बेसिक कहलाएगा, टॉपिक नहीं। टॉपिक अलग चीज है, टॉपिक छोटा होता है, एरिया बड़ा होता है। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन में कई प्रकार से स्टडी हो सकती है। ओके, प्राइमरी एजुकेशन पर, सेकेंडरी एजुकेशन पर, ओके, हायर एजुकेशन पर, एजुकेशन फॉर द बॉयज, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो एजुकेशन को लेकर के बहुत हजारों जो है स्टडी हो सकती है। तो एजुकेशन अपने आप में एक एरिया हो गया। इसी प्रकार से हेल्थ है, तो हेल्थ को लेकर के स्टडी कर सकते हैं। ओके, जिसमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई उसको स्टडी कर सकते हैं, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन। ओके, तो कई प्रकार से हेल्थ अपने आप एक पूरा का पूरा एक एरिया है। ओके, तो आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर एरिया में है, वो आपका पहला जो स्टेप होता है कि पहले हम अपने इंटरेस्ट एरिया को जानें, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली जहाँ पर आप ज़्यादा फील करते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं, स्टडी करना पसंद करते हैं, उस एरिया में जिस पे आप स्टडी कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, वो आपका इंटरेस्ट एरिया कहलाता है। ओके, उसके बाद पहला तो आपका हो गया इंटरेस्ट एरिया। दूसरा क्या आएगा कि आप जो टॉपिक आप स्टडी करेंगे, जो आपका मान लीजिए इंटरेस्ट एरिया कोई भी है हेल्थ को लेकर के। ओके, तो हेल्थ को लेकर के आप कोई टॉपिक चुन लीजिए, मान लीजिए ओके, चाइल्ड माइल्ड न्यूट्रिशन, इस पे स्टडी करना चाहते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं क्या वो ओरिजिनल है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि उस पर स्टडी पहले, ऐसा तो नहीं कि पहले स्टडी हो चुका है। ओके, अगर पहले से स्टडी हो चुका होगा तो फिर वो प्लेगरिज्म में आ जाएगा,
उस प्रकार की स्टडी आप दोबारा नहीं कर सकते सेम टू सेम, राइट। तो आपको टॉपिक चूज करना होगा ऐसा जो कि ओरिजिनल हो। ओके, एक जैसी टॉपिक पे स्टडी नहीं करना है। द टाइम पीरियड बीइंग कंसीडर्ड फॉर एग्जामिंग इन द योर रिसर्च, फातिमा, इसका मतलब क्या है? इज इट क्लियर? तो टॉपिक शुड बी ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि आपने कोई टॉपिक चूज कर लिया, उस पर स्टडी किया आपने 2 महीने 3 महीने, फिर बाद में पता चला कि सेम टॉपिक ऑलरेडी स्टडी हो चुका है या उस पर्टिकुलर एरिया में स्टडी हो चुकी है। तो आपको टॉपिक ऐसा चूज करना है जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, जिस पे स्टडी ना हुआ हो, जिसका स्कोप हो, फ्यूचर स्कोप हो, उसको आप चूज करिए। और तीसरा इसमें पॉइंट आता है रिसोर्स, कि जो टॉपिक आप चूज कर रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जहां पर आप जा ही नहीं सकते, जहां पर लोगों से हम कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। ओके, यहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वहां पर जा करके स्टडी करें, यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी, पैसा नहीं है कि वहां पर पैसे की जरूरत है तो आप नहीं खर्च कर सकते इतना, या जहाँ पर ह्यूमन पावर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एरिया में जाते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर है, आपकी जो भाषा है उनकी भाषा से मिलती जुलती नहीं है, आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उस टॉपिक पे स्टडी करने के लिए, या फिर आपके पास वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है। कोई आपने टॉपिक चूज किया, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से बहुत दूर है, और यू डेंट ऑफ मच मनी, इतना पैसा नहीं है कि आप जा करके वहाँ पर 1 महीने 2 महीने स्टडी करें। तो इसका मतलब है कि आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टडी कर पाए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी होना जरूरी होता है। तो ये पहला स्टेज होता है आपका सोशल वर्क रिसर्च में। प्रॉब्लम फाइंडिंग के साथ साथ आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, 3 चीज़ों पे स्पेशली। पहला इंटरेस्ट एरिया, दूसरा टॉपिक शुड बी ओरिजिनल, एंड द रिसोर्स शुड बी अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दूसरा क्या है? लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है बताइए? ओके, व्हाट्स राइट योर एनालिसिस। प्रीवियस रिसर्च जो हुए हैं उसे पढ़कर रिसर्च गैप फाइंड करना और टॉपिक सेलेक्ट करना जो रिसर्च के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। हाँ, लगभग सबका सेम ही सही है। ओके, दूसरा यहाँ पर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ओके, अब लिटरेचर का मतलब कुछ भी हो सकता है, बुक्स हो सकती है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने टॉपिक चूज किया था चाइल्ड न्यूट्रिशन का। ओके, तो ये टॉपिक जो है इसके रिगार्डिंग आप बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती हैं वो उनको पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पब्लिश होते हैं बहुत सारे। ओके, उसको इंटरनेट पे जा करके पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जर्नल्स बहुत सारे वहाँ से, या फिर इसके अलावा डिजर्टेशंस हैं, रिसर्च पेपर हैं। ओके, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई होती है मेल न्यूट्रिशन को लेकर के, उसको आप देख सकते हैं। तो सब कुछ वो मटेरियल, ओके, वो आपका लिटरेचर के अंदर जाएगा जो कि आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा रिव्यू। रिव्यू क्यों करते हैं? रिव्यू इसलिए किया जाता है, ओके, ताकि पहले तो हम ये जान पाए उस टॉपिक के बारे में अच्छे से, क्योंकि आपको केवल टॉपिक का नाम पता है ना, आपको केवल इंटरेस्ट है, आपने इस पर स्टडी नहीं किया ना कभी इस पर। तो पहले तो आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपका एक जो है एक कंसेप्ट डेवलप होगा उसके रिगार्डिंग, कि ये टॉपिक क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि जब आप चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। इंट्रोडक्शन जब आप देखते हैं तो इंट्रोडक्शन 1-2 पेज का होता है हर एक आर्टिकल में। तो वो बार बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों में न्यूट्रिशन की समस्या क्या है, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके,
क्या क्या इम्पैक्ट होता है इनकम का, और क्या रिलेशन होता है इनकम और न्यूट्रिशन का, ये सभी चीजें, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे लगातार, तो बेसिक कंसेप्ट आपका डेवलप होगा। पहला तो ये है, रिव्यू करने का बेनिफिट होता है। दूसरा ये है कि बेसिकली आप जो स्टडी करना चाहते हैं, ओके, ऐसा तो नहीं है कि वो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। जब आप लगातार पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको फाइंडिंग्स निकल के आएंगी कि आपने जो टॉपिक चूज करना चाहते हैं उस पर स्टडी नहीं हुआ है, या अगर ऑलरेडी हो चुका है स्टडी, तो उस डायमेंशन को आप दोबारा उस पर स्टडी नहीं कर सकते, या उस एस्पेक्ट को कवर नहीं कर सकते जो ऑलरेडी उस पर रिसर्च हो चुका है। तो दूसरा बेनिफिट ये होता है हम जब रिव्यू करते हैं, तो कि आपको ये पता चल जाता है कि बेसिकली गैप कहाँ पर है। ओके, तो अगर सिंपल भाषा में बोलें तो गैप फाइंड आउट कर लेते हैं हम स्टडी करने से। ओके, जिसके आधार पे आप एक रैशनल बना सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, कि हम इस पे स्टडी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, या इसकी इस डायमेंशन पर, या इसके एस्पेक्ट पर स्टडी हुआ नहीं पहले। तो आपके लिए एक रैशनल डेवलप हो जाता है बताने के लिए कि आप इस पे स्टडी क्यों करना चाहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आपने इस टॉपिक पे स्टडी क्यों किया है, तो आपके पास एक रैशनल होना चाहिए ना। तो वो रैशनल आप बता पाएंगे जब जब आप स्टडी करेंगे, रिव्यू करेंगे बहुत सारे लिटरेचर को। ओके, review may identify the existing information gap on the topic, and that will justify the rationale for your present study. Correct है? And for analysis strongly critically. बिल्कुल करेक्ट है, सभी के आंसर करेक्ट है। तो इसलिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। इसमें किसी को डाउट है? ये आपका जो टॉपिक है, या जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जो लोग अभी रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे पीएचडी के लिए। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये सभी के सभी स्टेप जो कि उसमें भी लिखने पड़ते हैं। ओके, तीसरा आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। या बोल सकते हैं कि इसमें हम रिसर्च क्वेश्चन तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, और हाइपोथेसिस बनाते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। ओके, बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं? एनीबडी?